हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और आप जानते ही हैं ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे इस चैनल पर सारे ही सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आप हिंदी पेडागोजी के PYQs देख सकते हैं, मैथ्स पेडागोजी के देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने आपको करवाए हैं। साथ ही साथ हिंदी की थ्योरी की क्लासेस भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, सभी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपका टैग वर्ड्स। जी हाँ, टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के करवा दिए हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। आप लोग चेकआउट करिएगा, क्योंकि जो टैग वर्ड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है सीटेट को क्रैक करने की। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सीडीपी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे कल की क्लास में। उससे आगे के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? किस चीज़ पर आधारित है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। जी हाँ, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसकी जो अवधारणा है फ्रेंड्स, वो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। याद रखिएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। और ये जो RT 2009 है, इसमें किस चीज़ की बात करी गई थी? इसमें बात करी गई थी कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रीवियस ईयर हमने लगभग सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले की क्लासेस आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स को बाय कर चुके हैं फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप जानते ही हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पर, लास्ट टाइम पे कंसाइज वे में अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ट नोट्स चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो परचेज़ करने से पहले मैं आपको डेमो नोट्स शेयर करूँगी, आप लोग देखिए। अगर आपको पसंद आए तो ही आप नोट्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप नोट्स के रिव्यूज़ और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वहाँ पर आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, तो बताना है अधिगम प्राथमिक रूप से किस चीज़ पर आधारित है संरचनावादी ढांचे में। ठीक है, तो पहला है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। जी नहीं, याद करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आप लोगों ने टैग वर्ड वाली वीडियोस देख ली होंगी और इससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर पाएंगे। तो यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं होता है, ना ही ये प्रबलन पर केंद्रित है, यानी कि रीइंफोर्समेंट पर केंद्रित नहीं है। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है, यानी कि एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो संरचनावादी ढांचे में अधिगम होता है ना, वो प्राथमिक रूप से फ्रेंड्स अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है, यानी कि फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जहाँ पर बच्चे को हर चीज़ की मीनिंग भी पता चले। जैसे कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में
एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। पहला है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, कभी भी अनदेखा नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर बच्चा कर रहा है ना, तो उस चीज़ को टीचर ने सॉल्व कराना है, ठीक है। तो अनदेखा करेंगे ये सही नहीं है। बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते। आप जानते हैं दंड देना क्या होता है, नेगेटिव चीज़ होती है। कभी भी बच्चों को, अगर आपको दिख रहा है ना ऑप्शन में लिखा है बच्चों को दंड दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होते फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ गलत होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। देखिए, बार बार आप किसी चीज़ को याद करा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। फिर ये तो आपका ना रोट लर्निंग के अंदर आ गया, जो रटने वाली चीज़ें होती हैं, और कभी भी बच्चों को रटवानी नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझाना है। नेक्स्ट है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। जी हाँ, जो सहजानुभूत सिद्धांत हैं यानी कि नाइव थियोरीज हैं, उनसे रिलेटेड बच्चों को क्या करनी चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए। इस तरीके से बच्चे उन सिद्धांतों को सही से सीख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये जो सहजानुभूत सिद्धांत हैं ये हैं क्या फ्रेंड्स, नाइव थ्योरीज क्या होती हैं। देखिए, नाइव थ्योरीज को आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में 2 तरीके से नाम आता है, एक आता है नाइव कॉन्सेप्शन करके, एक आता है नाइव थ्योरी करके, या फिर आपसे पूछा जाता है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। इसको हिंदी में सहजानुभूत सिद्धांत भी कहते हैं और वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, हिंदी में वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है। अब ये अवधारणाएं होती क्या हैं फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है, ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हुई होगी, हम कभी कभी गलत कॉन्सेप्ट खुद से अपने दिमाग में बना लेते हैं, और उस गलत कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने सही नहीं करा तो बड़े होने तक वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में गलत ही बैठा रहता है, वो सही नहीं हो पाता। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब आप छोटे होंगे, अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं ना, तो जब आप गाड़ी में चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये जो पेड़ पौधे लगे हैं गाड़ी के इधर लेफ़्ट राइट साइड में जहाँ पर भी हैं, वो भी आपकी गाड़ी के साथ चल रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में फ़ील करी होगी। अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहे हैं, लाइक जैसे पहाड़ वगैरह में आप रहे होंगे, तो आपने देखा होगा बचपन में हम जब गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो पेड़ जो हमारे आसपास होते हैं, हमें लगता है ये पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अब वो पेड़ चलते नहीं हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन बचपन में ये कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में खुद ही बना लिया। अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा एकदम गलत सोच रहा है, ये भी नहीं कह सकते। अब बच्चे को वो चीज़ फील हो रही है ना, दिख रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को हम कहते हैं फ्रेंड्स वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी कि नाइव थ्योरीज। और इनको गलत नहीं कहा जाता। इसमें ये नहीं कहा जाता कि बच्चा गलत सोच रहा है, इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे को जो चीज़ दिख रहा है, जो फील हो रहा है, बच्चा तो वही कह रहा है। अब बच्चे के साथ जो लोग बैठे हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर स्कूल में जब टीचर्स हैं, तो उनका काम है कि इस कॉन्सेप्ट को वो सही कराएं। और सही कॉन्सेप्ट कैसे होगा, उदाहरण दे करके, ठीक है। इनको हम गलत कॉन्सेप्ट नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की क्या विशेषता है, ये पूछा है। पहला है केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तीसरा है यंत्रवत याद करना, और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। अब देखिए, मैंने इसीलिए आपको बोला फ्रेंड्स, आप टैग वर्ड ज़रूर याद कर लीजिए। मैं आपको अगेन बोलूँगी, आप टैग वर्ड वाली वीडियोस ज़रूर देखें हर सब्जेक्ट की। आप CDP की एक बार देखें और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। आपको खुद ही ये रियलाइज़ होगा कि यस, टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपका छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है ना, उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि अगर आप बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की रुचि के अनुसार आप उसे पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट पहले देखेंगे, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को नीड है या नहीं है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप बच्चे की एज के अनुसार पढ़ाएंगे, उसके आयु स्तर के अनुसार। जैसे अगर बच्चा छोटा है, 4th क्लास में है, तो आप उसे 4th क्लास की चीज़ें पढ़ाएंगे, उसे आप 6th क्लास का नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, तो हम उसको कहते हैं ये छात्र केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता होगी, अब आप लोग खुद से आंसर कर सकते हैं
इसकी विशेषता ये है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनको किस चीज़ की नीड है, उनकी एज क्या है, इस सब को ध्यान में रख के बच्चों को क्या देना, शिक्षा देना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, नहीं, यंत्रवत याद करना कितना नेगेटिव चीज़ है। रोट मेमोराइजेशन, कभी भी बच्चों को याद कराना, यंत्रवत याद कराना, रटवाना, ऐसे सही नहीं होते हैं फ्रेंड्स। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकृत करना, ये भी गलत चीज़ है। बच्चों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं, उन पे लेबल लगा दे रहे हैं। जैसे एक ग्रुप बना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस ग्रुप में सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक ग्रुप बना दिया, कह दिया कि इसमें सारे मूर्ख बच्चे हैं। तो ऐसे कभी भी कैटेगराइज यानी कि वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जिन बच्चों का आपने मूर्ख बोल करके ग्रुप बनाया है, उन बच्चों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप समझ सकते हैं एज अ टीचर। तो इसीलिए वर्गीकृत कभी भी नहीं करना, ना ही नामांकन करना कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा गलत है, इस तरीके से नामांकन भी नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, यानी कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, पूर्णतया अलग हैं यानी कि कंप्लीटली सेपरेट हैं, स्वतंत्र हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, सन्निहित हैं, इंटरवुवन हैं, या फिर संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड। अब देखिए, संवेग और संज्ञान पहले होता क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद आप आंसर खुद ही निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस चैनल की हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रीज़न ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेग की, यानी कि जिसको हम इमोशन कहते हैं इंग्लिश में। आपके मन के जो भाव होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपके इमोशन होते हैं। जैसे गुस्सा आना, किसी से प्रेम करना, किसी चीज़ से डर लगना, ये सब क्या है, ये सब आपके मन के अंदर के इमोशन हैं। ठीक है, अब ये जो आपके इमोशन हैं और ये जो आपका संज्ञान है, संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन यानी कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग। ठीक है, जहाँ भी आपको संज्ञान वर्ड दिखे आपको हमेशा याद करना है कि संज्ञान मतलब है आपका ब्रेन, आपका दिमाग। तो ये जो संवेग और संज्ञान है, क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, आप खुद सोचिए। सपोज करिए आपको सीटेट क्रैक करना है, अब आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पूरा दिमाग तो सीटेट की प्रिपरेशन में है, लेकिन आपका दिल नहीं है प्रिपरेशन में, आपका मन कहीं और ही है। आपने आज किसी से लड़ाई करी है और आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है उसको देखकर, और आप सीटेट की तैयारी करने बैठे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो तो उस गुस्से की वजह से प्रिपरेशन में लग ही नहीं रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना दिमाग लेकर बैठे हैं, आपका दिल नहीं है। संवेग मतलब क्या है, इमोशन, आपके मन के भाव। जैसे आपने किसी से आज लड़ाई करी, अब आपको गुस्सा आ गया और अब आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, तो अब आप पढ़ाई करते हुए, आपका दिमाग तो है लेकिन आपका दिल उसी तरफ है जहां आप लड़ाई करके आए हैं, अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में, क्या आप अपना 100% देकर सीटेट की तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आप लोग समझते होंगे। तो इसीलिए संवेग और संज्ञान जो हैं कभी भी अलग अलग नहीं होते फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, यानी कि इंटरवुवन होते हैं। इसकी जगह एक वर्ड और लिख कर आ सकता है कि ये क्या होते हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, सन्निहित या अंतः संबंधित एक ही चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। अंतः संबंधित मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, संवेग और संज्ञान, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे समझिए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ना कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे फ्रेंड्स इसको डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में। ठीक है, पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और चौथा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्मरण करना, रिकॉल करना। ये क्या होता है, इसका मतलब है याद करना।
ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं। ये भी है यंत्रवत याद करना, रोट मेमोराइजेशन, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा फ्रेंड्स। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। देखिए संरचनावादी सिद्धांत क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, कि बच्चा जो है सक्रिय होकर चीज़ों को सीखता है। ये सक्रिय वर्ड बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सक्रिय दिखे वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है, ऐसे तुक्का भी आप लगा लीजिए, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए सक्रिय होना मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है अपना पूरा दिल और दिमाग लिए हुए बैठा है पढ़ाई करने के लिए, और दिल और दिमाग लिए बैठा है मतलब वो रुचिपूर्वक पढ़ रहा है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है। और आप खुद सोचिए जब बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा तो उसको तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, क्योंकि उसका दिल और दिमाग सब पढ़ाई में है। तो इसीलिए जो अधिगम होता है बच्चा उसको जो है सक्रिय रूप से सीख सकता है, ऐसा होता है संरचनावादी सिद्धांत में। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो देखिए अगर आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, तो इसका क्या परिणाम है? पहले ध्यान रखिएगा, ये अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें ऑब्वियसली एग्जाम्पल देंगे, है ना। इससे उनको जो आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ और स्ट्रांग हो जाएगी, बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। जी हाँ, बहुत अच्छा तरीका है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज, ये तो ठीक है। फिर भी अदर एग्जाम्पल्स देखिए, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, मतलब बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रहा है। लीड्स टू कन्फ्यूज़न इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करता है बल्कि अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यानी कि लर्निंग गैप्स लाता है। जी नहीं, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। जी नहीं, यह अवधारणाओं की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आप बच्चों को लगातार अगर पुरस्कार देंगे या लगातार दंड दे रहे हैं तो इसका नेगेटिव ही असर पड़ेगा। पहले तो आप ये याद रखिए, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आपने सुना भी होगा, फिर वो चाहे पुरस्कार ही क्यों ना हो। अगर आप बच्चों को हमेशा पुरस्कार देते रहे बच्चे की हर एक छोटी चीज़ पर, तो बच्चे की हैबिट बन जाएगी कि हाँ आज मुझे पुरस्कार मिलेगा, फिर पुरस्कार की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। ये तो आप समझते हैं। सेम ऐसे ही दंड देना, अगर आप बच्चों को हमेशा मार रहे हैं, हमेशा पीट रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैंने तो मार खानी ही है, मुझे तो टीचर ने पीटना ही है, फिर मैं क्यों पढ़ूँ। ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस देखेंगे। पहला है यह बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑब्वियसली आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन 4 होगा। इससे क्या होता है, अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है, उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट है और जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है, फिर वो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते, क्योंकि उनका दिमाग या तो पुरस्कार की तरफ ही रहेगा या उन्हें पता होगा कि मुझे तो दंड मिलना ही है तो मैं क्यों पढूं, तो लर्निंग की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहेगा, ठीक है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? मीनिंगफुल लर्निंग को कौन बढ़ावा देती हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, एंड चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। शारीरिक दंड अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर दी जा रही है,
तो आपकी लर्निंग मीनिंगफुल नहीं हो सकती। कभी भी बच्चों को दंड जहाँ भी दिया जा रहा होगा ना, चाहे शारीरिक दंड हो, मानसिक दंड हो, तो ऐसे ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों को दंड देना गलत बात है। तो ये हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। अब यहाँ देखिए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अगर इसमें लिखा होता निरंतर मूल्यांकन तो ये सही होता, लेकिन तुलनात्मक लिख दिया ना बीच में तो ये गलत हो गया। क्योंकि देखिए कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, जहाँ भी बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, तुलना करी जाती है, ऐसे ऑप्शन आपके हमेशा गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? तुलना करना मतलब क्या होता है, जैसे एक बच्चे के, सपोज करिए आज आपने एग्ज़ाम लिया, 20 में से 19 मार्क्स आ गए और एक बच्चे के 20 में से 11 मार्क्स आ गए, तो अब आप इन दोनों बच्चों को कंपेयर करने लगेंगे। आप बोलेंगे इस बच्चे को कि वेरी गुड, आपको सब कुछ आता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक बच्चे को आप बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, देखो इसने कितना अच्छा किया, इसके इतने नंबर आ गए। तो ऐसे बच्चे का मोरल डाउन होने लगता है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अदर ऑप्शन देखिए, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ है। हमेशा बच्चों को अधिगम ऐसा प्रोवाइड करो जहाँ पर वो क्या हो, उसको सहयोग दे पाएँ। जैसे क्लासरूम में भी स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में आप सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे? जैसे दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, एक बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तो ये बच्चा इसको इंग्लिश पढ़ा सकता है, ये इसको मैथ्स पढ़ा सकता है। तो इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, और ये अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इससे बच्चों को पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आता है। नेक्स्ट आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सतत एवं समग्र भी इसको कहते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं CCE, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी आपका पॉजिटिव चीज़ है। हमेशा बच्चों का कंटिन्यू मूल्यांकन करना चाहिए, सतत और समग्र। इसका मतलब होता है जैसे आपने बच्चे को 2-4 चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद उनका आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। और समग्र मूल्यांकन सिर्फ पेन पेपर पेंसिल टेस्ट से ही नहीं होगा, बल्कि मूल्यांकन के अनेक तरीके होंगे। पेन पेपर टेस्ट से आप ले सकते हैं, साथ ही साथ उनको कुछ एक्टिविटीज़ कराइए, वहाँ पर आप मूल्यांकन करिए। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, वहाँ आप बच्चे का मूल्यांकन करिए। तो मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं, तो इसी को कहते हैं समग्र मूल्यांकन, और ये बेस्ट होता है सतत और समग्र मूल्यांकन। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। कौन कौन से? सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। अब ये आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है एक व्याख्या दे करके कर सकते हैं, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके दे सकते हैं, बार बार यांत्रिक अभ्यास से दे सकते हैं, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको बच्चे को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, यानी कि कुछ जटिल अवधारणाएं पढ़ानी हैं, तो आप क्या करिए, आप अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको क्या करिए, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, डिस्कस करिए और क्या करिए, एक्सप्लोर करिए, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव चीज़ होती हैं। इससे क्या होगा, अगर आप बच्चों से डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, उनको खोजबीन करने का मौका देंगे, तो बच्चे खुद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो देखिए, गलत उत्तरों पर आप क्या करें, दंड दे रहे हैं, ये तो वैसे ही बाहर हो गया। केवल आप क्या कर रहे हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दे रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और छोटे छोटे काम के लिए आप बच्चों को हमेशा क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहते हैं तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप गैस करो किसी भी चीज़ को, साथ ही साथ उसी पर आधारित आप बच्चों को क्या करिए, विचार करने को दीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को दीजिए, मतलब सोचने को कहिए, ठीक है। तो उन्हें ऐसे अवसर देने चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम दे दी आपने बच्चों को, आपने बच्चे से कहा
कि आप गैस करिए, अनुमान लगाइए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उसी पर बेस्ड कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बच्चों को बता सकते हैं, या फिर बच्चों से सोचने को कह सकते हैं कि आप लोग सोचिए, विचार मंथन करिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चा समस्या समाधान करता बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यानी कि जो आपका फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो तेज़ी से कौन सी स्टेज में होती है, ये पूछा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। एंड लास्ट है एडोलेसेंस एंड वयस्कता, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। ठीक है, तो आपको बताना है जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज में रैपिड होगा यानी कि तेज होगा। तो वो होता है फ्रेंड्स आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में बच्चा फिजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका क्या होता है, तेज़ी से होता है। ये दोनों चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? मैंने आपको डेवलपमेंट के सारे प्रिंसिपल करवाए हैं, आपको याद भी होंगे। तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत होता है, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। जी हाँ, सही है। विकास परिवर्त्य होता है यानी कि मॉडिफिएबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये भी सही है। लेकिन विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा है। कभी भी विकास जो है फ्रेंड्स सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, और उसके ऊपर ना सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव पड़ता है। आप जिस संस्कृति में रहेंगे उन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रभावित नहीं करता, तो बस ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यही हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्राथमिक कारक है वो कौन सा है, ये पूछा हुआ है। पहला है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति यानी कि कोड। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। एंड चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, या फिर द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, पहले ये समझिए कि ये होती क्या हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से अलग होता है, अलग अलग बेसिस पर लोग अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा देखने में लोग अलग हो सकते हैं, हेयर का कलर अलग हो सकता है, आइज़ का कलर अलग हो सकता है, या फिर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग हो सकती है, बच्चों का IQ अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इवन अगर आप ट्विन्स की बात करेंगे ना, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी कभी समान नहीं होते। देखिए, एक ही हमारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठा होता है, हमको लगता है कि जो ट्विन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए, ट्विन्स भी 100% सेम नहीं होते हैं, ये चीज़ आप समझिए। किसी ना किसी बेसिस पर ट्विन्स भी एक दूसरे से भिन्न होते ही हैं। कुछ भी नहीं तो आप ये समझिए कि जो एबिलिटी होती है उनकी चीज़ों को समझने की, उसमें वो अलग अलग हो सकते हैं। एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिसमें कि बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, तो उसी को हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो सीधा सा आप समझिए, उसका रीज़न होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, वही इसका क्या होता है, प्रमुख कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा भी होगा, जो डेवलपमेंट होता है
वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये स्टेटमेंट आपसे एक बार एज इट इज़ पूछा हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। जो विकास होता है वो आपका जो आनुवंशिकता है और वातावरण है उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। सामाजिकरण की एजेंसीज, प्राथमिक एजेंसी आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। प्राथमिक एजेंसी क्या होती है बच्चे के सामाजिकरण की, परिवार होती है, फैमिली होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो फैमिली से ही चीज़ें सीखता है, वहीं से वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सामाजिकरण कहते हैं। तो बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, फैमिली, परिवार में होता है। तो इसीलिए वो जो है प्राथमिक एजेंसी होती है बच्चे के सामाजिकरण की। अब परिवार के बाद द्वितीयक एजेंसी कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। द्वितीयक एजेंसी होती है फ्रेंड्स आपकी स्कूल, मीडिया और पास पड़ोस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर स्कूल, मीडिया और पास पड़ोस एक साथ नहीं दिया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है विद्यालय और मीडिया। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए, वैसे ही इन दोनों में तो परिवार दिया है, ये तो वैसे ही सही नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार प्राथमिक एजेंसी होती है। और उसके बाद सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, परिवार के बाद विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। अगर विद्यालय के साथ यहाँ पर पास पड़ोस दिया होता ना तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन विद्यालय के साथ यहाँ मीडिया दिया है तो यहाँ पर हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, विद्यालय इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक एजेंसी है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आप लोगों को वहाँ पर शेयर करी जाएंगी। बाकी आपका कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा सीटेट का। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर को है, तो एडमिट कार्ड आने में अभी टाइम है फ्रेंड्स। जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी ना, आपको इस चैनल से ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिपरेशन भी करते हैं, आप जानते ही हैं, और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा दी जाती है। और आप लोगों को एडमिट कार्ड की टेंशन नहीं लेनी है, वो आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।